नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। G20 समिट के सफल आयोजन के बाद भारत P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय इस बैठक का आयोजन द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में आयोजित होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को यशोभूमि और इसके आसपास की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि यह P20 का 9वां शिखर सम्मेलन है। इसमें अब केवल 6 दिन शेष हैं। P20 सम्मेलन का मुख्य विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखा गया है। इस सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे। अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष भी पहली बार भारत में हो रहे इस P20 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लोकसभा स्पीकर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 26 स्पीकर, 10 उपाध्यक्षों, एक समिति अध्यक्ष और IPU के अध्यक्ष सहित करीब 50 संसद सदस्यों और 14 महासचिवों ने इस सम्मेलन में भागीदारी की पुष्टि की है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि कनाडा की संसद के अध्यक्ष भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने यह भी कहा कि इस सम्मेलन के जरिए भारत का लक्ष्य अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण और न्याय संगत विश्व की दिशा में जटिल वैश्विक मुद्दों का सर्वसम्मति पर आधारित समाधान प्रदान करना है। ओम बिरला ने बताया कि P20 शिखर सम्मेलन के दौरान 4 उच्च स्तरीय सत्रों का आयोजन किया जाएगा। सिक्किम से खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि इलाके में एक दूसरी झील के फटने का खतरा मंडरा रहा है। लोनक झील टूटने का अंजाम सबके सामने है। सिक्किम में चारों तरफ तबाही का मंजर है। घर बर्बाद हो चुके हैं, लोग बह गए हैं। अब मंगन जिले में शाकोचो झील के भी फटने का डर सता रहा है। इसके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। सिक्किम एक बार फिर भयंकर तबाही का सामना कर सकता है। फ्लैश फ्लड फिर इलाके में तबाही ला सकती है, क्योंकि लोनक झील के बाद मंगन जिले में लाचेन के पास शाकोचो झील के फटने का भी खतरा मंडरा रहा है। खतरे को देखते हुए झील के किनारे का इलाका खाली कराया जा रहा है। यह झील थांगू गांव के ऊपर है। यहां तक जाने का रास्ता बाढ़ में बह चुका है। BRO के जवान जल्द से जल्द रास्ते को सही कर लोगों को निकालने में जुटे हैं। BRO के अधिकारियों ने बताया कि सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि शाकोचो झील के ऊपर ग्लेशियर के तापमान में असामान्य बढ़ोतरी हो रही है। अगर ये जारी रही तो झील कभी भी फट सकती है। अचानक पानी आने से झील फटेगी तो इससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि बाढ़ के कारण 68 लोग 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए थे। ITBP बचाव दल ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी 68 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सिक्किम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोनक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 182 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 2,413 लोगों को बचा लिया गया है। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तेलंगाना में गृह मंत्री महमूद अली ने शुक्रवार को अपने निजी सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में समय से फूलों का गुलदस्ता न मिलने पर गुस्साए मंत्री अपने सुरक्षा कर्मी को ही थप्पड़ जड़ते दिखते हैं। इस वीडियो को तेलंगाना भाजपा ने भी शेयर किया। यह वायरल वीडियो अमरपीट का बताया जा रहा है, जहां एक सरकारी हाई स्कूल में मंत्री महमूद अली मंत्री तलसानी श्रीनिवास के साथ नाश्ता योजना की शुरुआत करने पहुंचे थे। यहां कार्यक्रम में कैबिनेट में सहयोगी मंत्री श्रीनिवास का अभिवादन करते वक्त मंत्री महमूद अली ने फूलों का गुलदस्ता मांगा था, जो समय से न मिलने पर वे भड़क गए। वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री की इस हरकत की जमकर आलोचना की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री महमूद अली ने अपने सहयोगी श्रीनिवास से गले मिलते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने सुरक्षा कर्मी को गुलदस्ता देने के लिए इशारा किया। सुरक्षा कर्मी ये समझ न सका और मंत्री की बात सुनने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ा। इसी बीच मंत्री ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद श्रीनिवास ने उन्हें रोका और समझाने लगे, लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गृह मंत्री महमूद अली द्वारा सुरक्षा कर्मी को थप्पड़ मारने की घटना की भाजपा ने निंदा की है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसे शेयर किया।
इसमें लिखा है कि तेलंगाना के गृह मंत्री ने अपने ही सुरक्षा अधिकारी को थप्पड़ मारा। यह तेलंगाना के लोगों के प्रति उनके तिरस्कार और दुर्व्यवहार को दर्शाता है। बेहद शर्मनाक और निंदनीय। गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा। इसके अलावा भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर मंत्री की इस हरकत अस्वीकार्य बताया। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के अफसरों ने शुक्रवार को मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा है। माया नगरी के अंधेरी इलाके में कुरैशी प्रोडक्शन के परिसर समेत 6 जगह ईडी ने छापा मारा है। कुरैशी प्रोडक्शंस को अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस मिलने का मामला इस छापे की वजह बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक कुरैशी प्रोडक्शंस को चलाने वाले वसीम कुरैशी और तबस्सुम कुरैशी हैं। ईडी के अफसरों ने वसीम कुरैशी से पूछताछ की और प्रोडक्शन हाउस के लेन देन की पड़ताल की गई। कुरैशी प्रोडक्शन के मालिक वसीम कुरैशी की सभी विदेश यात्राओं की भी जांच ईडी कर रही है। जानकारी के मुताबिक कुरैशी प्रोडक्शन एक क्षेत्रीय भाषा में बड़े बॉलीवुड स्टार को लेकर ऐतिहासिक फिल्म बना रहा है। इस फिल्म को बड़े बजट का बताया जा रहा है। न्यूज चैनल ने ईडी सूत्रों के हवाले से बताया कि कुरैशी प्रोडक्शन को फिल्म बनाने के लिए महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से पैसा मिला। महादेव सट्टा ऐप मामले में पहली बार किसी बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस पर ईडी ने छापा मारा है। इससे पहले ईडी ने बॉलीवुड के एक्टर रणबीर कपूर, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, कॉमेडी शो करने वाले कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हिना खान और हुमा कुरैशी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। रणबीर कपूर ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। महादेव सट्टा ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हैं। दुबई में सौरभ चंद्राकर की शादी हुई थी। ईडी के मुताबिक इस शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए और हवाला के जरिए पेमेंट किया गया। सौरभ चंद्राकर की शादी में तमाम फिल्मी सितारे भी परफॉर्म करने गए थे। अब ईडी ये जांच कर रही है कि इन फिल्मी सितारों को हवाला के जरिए पैसा मिला या नहीं। ईडी इससे पहले महादेव सट्टा ऐप के मामले में देश के कई जगह 40 से ज्यादा जगहों पर छापा मार चुकी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में महुआ के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि महुआ के फूल का पशु, पक्षी और मनुष्य सभी उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि महुआ के बीज से तेल भी निकलता है। महुआ के फूल में औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं और इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महुआ की उपलब्धता और इसके उपयोग की बहुलता और वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्रोत होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि महुआ के फूल, फल और बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण और सके। इसके खाद्य और औषधीय उपयोग के साथ साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके और बायोडीजल और एथेनॉल के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अधिकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2024 और उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय से स्टेट पावर कंपनी के करीब 10,000 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का खास जोर ओबीसी और अल्पसंख्यकों को लुभाने पर है। बीजेपी ओबीसी और अल्पसंख्यक मतदाताओं को जोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी हर स्तर पर लगातार अभियान शुरू कर रही है। अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को जोड़ने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम के तहत बीजेपी की देश भर में अल्पसंख्यक महिलाएं प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगी। अल्पसंख्यक महिलाएं पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करेंगी। शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम के तहत हर जिले में डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अल्पसंख्यक महिलाएं, ट्रिपल तलाक, महिलाएं आरक्षण कानून और अकेले महिलाओं को हज पर जाने की छूट जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहेंगी।
देश हर प्रदेश से तकरीबन 1 लाख अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगी और उन्हें शुक्रिया अदा करेंगी। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर जाफरीन मेहजबीन की ओर से एक पत्र में लिखा गया है कि डॉक्टर जाफरीन मेहजबीन के पत्र में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के निर्देश के अनुसार शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम की प्लानिंग की गई है और इसकी रूपरेखा बनाई गई है। जाफरीन मेहजबीन के पत्र में कहा गया है कि शुक्रिया मोदी जी अभियान प्रदेश और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। शुक्रिया मोदी जी अभियान के तहत प्रदेश और जिला में अल्पसंख्यक समाज से आने वाले महिलाओं इसका हिस्सा बनाया जाएगा। इस अभियान को 2 भागों में बांटकर संचालित किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रिया मोदी जी अभियान के तहत क्षेत्रीय स्तर पर एक प्रभारी और 2 सह प्रभारी को नियुक्त किया जाएगा। दूसरी ओर जिला स्तर पर भी एक प्रभारी और 2 सह प्रभारी अभियान की नियुक्ति की जाएगी। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय कार्यालय को प्रदेश और जिला स्तर की सूची 15 अक्टूबर तक भेजनी होगी। देश में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बिहार सरकार के जातिगत जनगणना के आंकड़ों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी। बीते दिन शुक्रवार को कांग्रेस कोर कमेटी की जयपुर में बैठक हुई और बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी मौजूद थे। जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आंकड़ों के आधार पर ही कई जातियों की भागीदारी तय की जाएगी। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित हुआ था। बिहार की तरह राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराएंगे, सभी की भागीदारी होगी। राहुल गांधी भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की मंशा है कि इसे सामने लाएं। उन्होंने कहा कि बिहार के पैटर्न पर यह जातिगत जनगणना होगी। उन्होंने कहा कि जनगणना इसलिए जरूरी है कि सरकार योजना बनाने के समय सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रख सके। यह तभी ध्यान रख सकती है जब जातियों की जानकारी है। यह तब मालूम होगा कि जाति जितनी आबादी है उसके आधार पर यह योजना बनाई जाएगी। उनके लिए क्या किया जाए, इससे सरकार को सुविधा होगी। बता दें कि इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के पहले सीएम अशोक गहलोत का राज्य में जातिगत जनगणना कराने का फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना के बाद विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रही है। शिवराज सरकार लगातार नई नई योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेती जा रही है। फिलहाल सरकार ने सभी विभागों को नया फरमान जारी किया है। इस नए फरमान में लिखा गया है कि कोई भी विभाग 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा खर्च करना है तो वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। यहां तक कि केंद्र सरकार के बजट और अनुदान के खर्च का भी विभाग नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। वित्त की अनुमति के बाद ही फंड निकालने की इजाजत मिलेगी। आर्थिक तंगी से मध्य प्रदेश लगातार जूझ रहा है। शिवराज सरकार का खजाना खाली हो चुका है। राज्य सरकार आचार संहिता से पहले कर्ज पर कर्ज ले रही है। 4 अक्टूबर को शिवराज सरकार ने एक बार फिर 3000 करोड़ का कर्ज लिया। एक ही दिन में 2 अलग अलग टेन्योर पर सरकार ने 3000 करोड़ का कर्ज लिया। सरकार ने 15 साल के टेन्योर पर 1000 करोड़ का एक कर्ज लिया है। 12 साल के टेन्योर पर 2000 करोड़ का दूसरा कर्ज लिया है। महज 9 दिन में 5 बार शिवराज सरकार ने कर्ज ले चुकी है। इसके पहले 26 सितंबर को एक ही दिन में 3 बार सरकार ने कर्ज लिया था। सितंबर महीने में ही सरकार ने 5 बार कर्ज लिया था। इसके पहले शिवराज सरकार 12 सितंबर को 1000 और 21 सितंबर को 500 करोड़ का कर्ज आरबीआई से कर्ज ले चुकी है। सिर्फ सितंबर में 6.5 करोड़ का कर्ज लिया गया। चुनावी साल में जनता को लुभाने के लिए नई घोषणाएं कर रही हैं और कर्ज लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमपी के वित्तीय हालात के अनुसार प्रदेश के हर व्यक्ति पर 40,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। मध्य प्रदेश सरकार इस साल 6 महीने में अलग अलग तारीखों पर 13 बार कर्ज ले चुकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून और सितंबर में सरकार ने आरबीआई से लोन लिया। हालांकि 2023 से 24 का वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार का यह 10वां कर्ज है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने तक एमपी पर लगभग 3.32 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था। इसके बाद लगातार कर्ज लेने से यह आंकड़ा 4 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में घोषणाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
एमपी सरकार हर साल कर्ज पर 20,000 करोड़ रुपए ब्याज देती है। बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव के पहले फिर से एनडीए को झटका लग सकता है। यह झटका बिहार की सियासत की भूचाल लाने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले रीअलाइनमेंट देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के पहले दो दलों में फूट होना तय माना जा रहा है। ऐसे में सूत्र का कहना है कि जीतन राम मांझी एनडीए से रिश्ता तोड़ने का मन बना चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उनकी बात हो चुकी है। बुधवार को राजगीर में उनकी जदयू नेतृत्व से मुलाकात हुई है और इस मीटिंग में सब तय हो चुका है। जीतन राम मांझी एनडीए से नाता तोड़ते हैं तो यह नीतीश कुमार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। चिराग पासवान, जनक राम और जीतन राम मांझी को सामने रखकर बीजेपी की दलील है कि दलित आबादी उसके पक्ष में वोट करेगी। इसी में सेंधमारी करते हुए जीतन राम मांझी को लुभाने में नीतीश कामयाब हो गए हैं। जीतन राम मांझी का फिर से नीतीश के पक्ष में जाने का एक बड़ा कारण बिहार का जातीय सर्वे है। इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि मुसहर समाज की आबादी 3% है। जीतन राम मांझी इस समाज का प्रतिनिधि करते हैं। बीजेपी ने जनक राम को आगे लाई। जनक राम, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान मिल जाते हैं तो 20% वोट एनडीए की ओर जाने का बात कही जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग में माहिर माने जाते हैं। हालांकि स्वास्थ्य कारण से या अन्य कारण से हाल के दिनों में वह थोड़े ढीले दिख रहे हैं, लेकिन कास्ट समीकरण को कैसे फिट करना है नीतीश कुमार से बेहतर कोई नेता नहीं जानता है। इंडिया गठबंधन के पास मीरा कुमार और शिवचंद्र राम जैसे नेता हैं। ऐसे नेताओं के नाम पर रविदास समाज में गठबंधन सेंधमारी की योजना बना रही है। मुसहर समाज इंडिया गठबंधन के पास आ जाता है। एनडीए पर इसका असर पड़ेगा। 20% वोट पर नुकसान हो सकता है। बुधवार को एक पूर्व सांसद की मौत हुई थी। नीतीश कुमार नालंदा गए थे। राजगीर के रास्ते में लौटते समय उनकी जीतन राम मांझी के साथ लगभग 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कई मसलों का जिक्र हुआ है। यह पूर्व नियोजित मीटिंग थी। जातीय जनगणना पर बिहार के कई नेताओं ने कमेंट देने में वक्त लगाया था, लेकिन जीतन राम मांझी ने इसका स्वागत किया था। हालांकि यादव की बढ़ी संख्या पर सवाल उठाए थे। सूत्रों का कहना है कि जीतन राम मांझी की 3 मांगे हैं। एनडीए उसे पूरी नहीं करती दिख रही है। उनकी मांग है कि उन्हें राज्यपाल बनाया जाए, बहू के लिए गया से टिकट और सुपुत्र के लिए राज्यसभा का सीट चाहते हैं। इनमें से एनडीए एक मांग पूरी करना चाहती है, केवल एक सीट ही देने के लिए तैयार है। तीनों मांगे पूरी होते नहीं दिखाई दे रही है तो उनका मोह भंग हो रहा है। जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एक सीट दे देंगे और बिहार सरकार में एक मंत्री पद भी दे देंगे। राज्यसभा की सीट भी लोकसभा चुनाव के बाद दे दिया जाएगा। ऐसे में जीतन राम मांझी को लग रहा है कि वे विन विन सिचुएशन उनके पक्ष में है। जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार के साथ रिश्ते कुछ माह को छोड़कर अच्छे रहे हैं। दोनों का एक दूसरे को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। जिस तरह जातीय समीकरण बन रहा है, ऐसे में जीतन राम मांझी का हित नीतीश कुमार के साथ जाने में ही सध रहा है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि ढील हो गई है तो कुछ दिनों में इसकी औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। भारत के ओटीटी कारोबार के जंग में एक नया प्लेयर सामने आ गया है। दरअसल वॉल्ट डिज्नी अपने इंडियन बिजनेस के लिए एक खरीदार की तलाश कर रहा है, जिसमें अडानी का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। वहीं इस फहरिस्त में कलानिधि मारन के अलावा दूसरे नामों के साथ भी बातचीत चल रही है। गौतम अडानी के लिए ये डील काफी अहम हो सकती है। अगर यह डिज्नी का भारतीय कारोबार अडानी के हाथों में आता है तो देश में ओटीटी कारोबार की जंग और ज्यादा तीखी हो सकती है। इसमें जियो सिनेमा के थ्रू अंबानी पहले ही एंट्री कर चुके हैं। डिज्नी को इसवी से सबसे ज्यादा बड़ी टक्कर मिल रही है। डिज्नी के सीनियर अधिकारियों ने प्राइवेट इक्विटी फंड के इंटरेस्ट का भी अनुमान लगाया है। कंपनी की ओर से कई विकल्प तलाश रही है, जिसमें भारतीय ऑपरेशन का हिस्सा बेचना या स्पोर्ट्स राइट्स और डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी हॉटस्टार के साथ यूनिट असेट्स के कॉम्बिनेशन शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ असेट सेल की बातचीत पहले ही हो चुकी है। जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार जब यूनिट ने इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के स्ट्रीमिंग अधिकारी खो दिए, तब से डिज्नी भारत में अपने कारोबार के लिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस पर विचार कर रहा है, जिसमें एक मुश्त बिक्री या जॉइंट वेंचर स्थापित करना शामिल है। डिज्नी की जगह वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स मिले थे। वायाकॉम रिलायंस, पैरामाउंट ग्लोबल और उदय शंकर की इन्वेस्टमेंट फर्म बोधी ट्री सिस्टम का जॉइंट वेंचर है। जानकारों की माने तो अगर डिज्नी और अडानी ग्रुप के बीच ये डील होती है तो गौतम अडानी को अपने मीडिया कारोबार को विस्तार करने में काफी मदद मिलेगी।
जानकारों की माने तो अभी ये बातचीत काफी प्राइमरी स्टेज पर है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिज्नी के प्रतिनिधियों ने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। तो वहीं मुख्य वित्तीय अधिकारी एसएल नारायण ने कहा कि समूह बाजार की अफवाहों या अटकलों पर टिप्पणी नहीं करता है। अडानी के एक प्रवक्ता ने भी कहा है कि वे बाजार की अटकलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। डिज्नी की भारत यूनिट की सेल के बारे में चर्चा से पता चलता है कि जब से अंबानी के ग्रुप ने इंडियन प्रीमियर लीग के स्ट्रीमिंग अधिकारी $2.7 बिलियन में खरीदे हैं और इस साल की शुरुआत में इसे मुफ्त में प्रसारित करने का फैसला किया, तब से बाजार की गतिशीलता कैसे बाधित हो गई है। अंबानी ने वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी इंक के HBO और दूसरे कंटेंट को दिखाने के लिए मल्टी ईयर एग्रीमेंट किया है, जिसकी वजह से डिज्नी को काफी नुकसान हुआ है क्योंकि कई डील पहले डिज्नी के पास थी। डिज्नी अब रिलायंस की तरह ही भारत में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप को फ्री में स्ट्रीम कर रहा है। इस कदम का प्रमुख उद्देश्य अपने पुराने छोड़कर गए कस्टमर्स को वापस लाना। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।